सादर नमस्कार। आज हमारा विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कुछ परिचय है और इसके बाद उनकी खास कविता राजे ने रखवाली की। ये कविता क्यों कर महत्वपूर्ण है, ये जानना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि समकालीन समाज और राजनीति, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से क्या स्थिति है और कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कवि की सामाजिक, ऐतिहासिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि की पड़ताल करेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक अनूठे कवि है। वैसे अनूठे कवि तो छायावादी कवि जब कहा जाता है तो 4 कवियों का नाम आता है, पंत प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सवाल ये उठता है कि छायावाद का आरंभकर्ता कौन सा कवि है, तो जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। प्रकृति चितेरे के रूप में पंत का आता है और महादेवी वर्मा एक तरह से विरह का जीता जागता रूप वहां दिखाई देता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और महत्वपूर्ण स्थान का एक और कारण है कि जब छायावाद का अंत होने लगता है और नया का आगाज होता है, तब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वो दृष्टि, वो ऐतिहासिक दृष्टि और वो जो दूर दृष्टा है, वो निरूपित होती है कि प्रगतिवाद का आरंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करते हैं, छायावाद का अंत भी करते हैं। पंत भी अंत करते हैं, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो जूही की कली लिख रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ राजे ने रखवाली की। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, और ऐसी आभिजात्य को तोड़ती हुई कविताएं जिसमें राजे ने रखवाली की कविता भी कई तरह से विचारणीय हो जाती। दूसरी विचारणीय इसलिए है कि अगर हम दर्शन के स्तर पर देखें, धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, समाज किस दिशा में जा रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, कि मध्यकालीन अवस्था में पहुंच रहा है, ये राजे ने रखवाली की एक तरह से राजनीतिक दृष्टि से भी इस कविता का पाठ संभव है। तो कविता पर कुछ कहने से पहले मैं इस कविता का एक अंश पढ़ करके सुना देता हूं, उससे पता चल जाएगा पाठक, श्रोताओं, दर्शकों को कि आखिर ये कविता क्या है जिसका जिक्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के परिचय से भी पहले हम करने जा रहे हैं। और पाठ्यक्रम में ये कविता रही है, एमए के पाठ्यक्रम में जरूर होनी चाहिए। हर विश्वविद्यालय में सूर्यकांत त्रिपाठी को पढ़ाया जाता है। वह तोड़ती पत्थर तो इतनी चर्चित है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय, खास करके मैं कोटा विश्वविद्यालय से संबंधित हूं, तो कोटा विश्वविद्यालय में भी वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। एमए के छात्र, विद्यार्थी और भी बहुत सारी कविताएं पढ़ते हैं, वैसे भी तृतीय वर्ष वाले भी काफी कविताएं पढ़ते हैं। तो राजे ने रखवाली की किसी विश्वविद्यालय में अगर पाठ्यक्रम है तो भी, और नहीं है तो भी, एक कवि को समझने के लिए, न केवल कवि को समझने के लिए बल्कि आज के समाज और इस लोकतंत्र में कितना राजतंत्र छुपा है, कितना सामंतवाद छुपा है, ये कविता निरूपित करती है। सामाजिक स्थिति क्या है लोगों की, ये बयां करती है। लोगों का दृष्टिकोण क्या है। चलिए पहले कविता से गुजरते हैं।
राजे ने अपनी रखवाली की किला बनाकर रहा। आप ये देखेंगे अभिधा में ही इसका अर्थ नहीं निकलता, लक्षणा और व्यजना भी निरूपित होती है। चापलूस कितने सामंत आए, राजे ने अपनी रखवाली की किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी। चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे, कितने नाट्य कलाकारों ने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले, जनता पर जादू चला राजे का, समाज का। जनता पर जादू चला राज्य के समाज का। लोग नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ लोहा बाजार, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही। इस को आप देखिए कि सारा इतिहास भरा पड़ा है तलवारों, भालों, बल्लमों से। लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली, राजे ने अपनी रखवाली की। ये पहली ही पंक्ति कविता के उस मर्म तक पहुंचा देती है, राजे ने अपनी रखवाली की। जबकि राजा लोकतंत्र का हो या राजतंत्र का, अक्सर वो देश की बात करता है, समाज को आगे ले जाने की बात करता है, विकास की बात करता है, कई दशक देश को आगे ले जाने की बात करता है। लेकिन राजा की वो नब्ज पर उंगली रखी गई है यहाँ कि राजा कोई सा भी क्यों, राजे ने किला और महल बना करके खुद की रक्षा की। ये उसका स्वार्थ है। और राजे का बेटा राजकुमार ही राजा बना करता है, वो राजतंत्र था। राजा का बेटा फिर राजा बनेगा। लोकतंत्र में क्या हो रहा है, लोकतंत्र में पार्टी तक भी परिवार से जुड़ी हुई है। यहां तक कि किसी भी पार्टी का कोई नेता क्यों न हो, अपने ही बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है। यानी राजतंत्र, वो सामंती वृत्ति आज भी लोगों के अंदर भरी हुई है। कवि ये बताना चाहता है कि धर्म और ब्राह्मणी संस्कृति और किस तरह से राजा का पालन पोषण करती है, और खुद का भी। ये कविता दूधनाथ सिंह ने आत्महंता निराला नाम से एक पुस्तक लिखी है। अगर उससे आप गुजर जाएं, वैसे रामविलास शर्मा ने निराला पर लिखा। इन दोनों की पढ़ने के बाद हम निराला को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। और रामविलास शर्मा ने इन पर क्यों कर कलम चलाई, दूधनाथ सिंह इसको पढ़ाते हुए, इन पर विचार करते हुए किताबों पर नोट्स लेते रहे, और नोट्स लेते लेते ही उन्होंने आत्महंता निराला लिख डाली। मैं उसी से ही गुजर रहा था कि वह तोड़ती पत्थर जो बहुत सीधी, सरल, सहज दिखती है, उसके अर्थ कितने गंभीर है। आप दूधनाथ सिंह को पढ़िए, रामविलास शर्मा को पढ़िए, फिर निराला पर बात करिए। वैसे सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, ऐसी कविता है। सरोज स्मृति को केदारनाथ सिंह प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पढ़ाया करते थे, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अधिकांश कविताएं जब उन्होंने पढ़ाई तो उनकी पढ़ाने का लहजा
और ये कवि हृदय होकर के कवि हृदय तक उस भावना को समझना, उस गहराई तक ले जाना। कवि कविता को पढ़ा है। एक बड़े कवि अक्सर वो कहा करते थे, ये बड़े कवि प्रसाद, निराला, पंत, महादेव वर्मा स्त्री चेतना को लेकर के, स्त्री सोच और समझ को, गहराई को, भावना को लेकर के। इसी तरह से वो बड़ा कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को इसलिए कहते थे कि कई बार वो अपने शब्दों में कहते नई जमीन तोड़ी जा रही है, शब्द के कहकर, भाव को कहकर, अपने विचारों को व्यक्त करते हो तो नवी बीज जमीन तोड़ते हुए नजर आते हैं निराला। राजाओं पर तो राव भाड़ कवियों ने, इतिहासकारों ने उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, उनके विचारों के अनुसार लिखा। सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के कवि थे, वंश भास्कर जब लिख रहे थे तब राजा के कहने पर लिख रहे थे। वंश भास्कर का मतलब है कि उनके पूर्वजों से लेकर के तत्कालीन राजा तक, राजा राम सिंह तक आते आते जब वो लिखने लगे तो राजा राम सिंह को लगा कि नहीं, अब आप इस तरह से नहीं लिख सकते। तो सूर्यमल मिश्रण बोले कि जब मैं आपके पूर्वजों पर लिख रहा था, आप बराबर सुनते थे, प्रशंसा करते थे। जब आप पर लिख रहा हूं तो आप कह रहे हो कि ऐसे नहीं लिखी जानी चाहिए। कवि की कलम वही कह रही है और आपको आपके अकॉर्डिंग जो बात लगती है, आपके अनुसार लगती है, आपकी प्रशंसा में होती है, तब आप असरफियां बांटते हैं, प्रशंसा करते हैं। और जब आपकी सच्चाई यथार्थ बयां करती है तब सूर्यमल मिश्रण को नजर बंद कर दिया जाता। यही बात निराला कहते हैं, जब राजे ने रखवाली की या ब्राह्मणी संस्कृति पर सवाल उठाए। एक बात और बता दी जाए कि केदारनाथ सिंह भी कहा करते थे कि ये कान्याकुब्ज ब्राह्मण कहलाते थे। और कान्याकुब्ज ब्राह्मण का मतलब है कर्मकांडी और छुआछूत करने वाले ऐसे ब्राह्मण जो दूसरे ब्राह्मण का भी पका हुआ खाना नहीं खाते, अपनी ही रसोई बनाते थे। उस खानदान में पैदा होने वाला ये कवि उनके बारे में भी कह रहा है कि जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इतनी बड़ी बात अपने ही पर। तो अपना आप को आईना दिखाना ये कवि का काम है। वो जिस समाज में, जिस जाति में, जिस धर्म में पैदा हुआ उसका भी मूल्यांकन, विश्लेषण करना कवि का काम बनता है। तो राजे ने रखवाली की, इसमें वो राजा को क्या सोच करके बख्श देंगे। वो कभी किसी को नहीं बख्श सकता, ना अपनी जाति को, ना अपने समाज को। अगर वो गलत कर रहे हैं, गलत राह पर है, तो उस पर उंगली उठाना एक लेखक का, इतिहासकार का, एक कवि का कर्म और धर्म बनता है। तो इस तरह के कवि थे। जब दूधनाथ सिंह को पढ़ते हैं तो लंबी कविताओं को आख्यान परक कहते हैं और इस संदर्भ में तुलना करते हैं तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति में किसी भी तरह का आख्यान नहीं, प्रसाद भी आख्यान से बच नहीं पाए। और इस संदर्भ में एक बहुत बड़ी बात कही है कि गद्य का जब आगाज हो जाता है तब कवि के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। और चुनौती यह थी कि गद्य आम आदमी की बात करता है, कवि अमूर्त भाषा में बात करता है। तुलसीदास के सामने ये गद्य जैसा कुछ नहीं था, इसलिए उनके सामने कोई चुनौती नहीं थी। वो काव्य लिखते रहे, छंदों में लिखते रहे। इसलिए निराला छंद मुक्त कविता की बात करते हैं, क्योंकि वो और जनसामान्य, जनसाधारण के नजदीक जाना चाहते हैं। तो जनसाधारण और आभिजात्य से मुक्ति का प्रयास करने वाले निराला रहे। तो हम कुछ बातें
वरना बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम कुछ बात करेंगे कि दलित उन्नयन और जनसाधारण की प्रतिष्ठा के प्रति आस्था वाले कवि रहे। जनसाधारण की चरित्रगत सच्चाई से भरे पूरे लगते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंत की तरह दर्शन से प्रेरित होकर ये जनसाधारण के पास नहीं जाते, बल्कि ये कहा जाता है कि जब कविता में स्पेस होता है, और ये स्पेस रविन्द्रनाथ टैगोर को या पंत में पाया जाता है, लेकिन इधर निराला के लिए कहा गया है कि अगर स्पेस है और स्पेस आपको नजर आता है और अगर स्पेस पे उंगली रखोगे तो वो उंगली सीधे निराला के शरीर को छुएगी। यानी जनसाधारण और आपकी आस्था के बीच में कोई गैप, स्पेस नहीं, आप खुद वहां होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पंत की तरह दर्शन से प्रेरित होकर के जनसाधारण के पास नहीं जाते, वो दर्शन से प्रेरित हुए तब जनसाधारण के पास गए थे। स्वयं जनसाधारण के प्रतिनिधि कवि एक तरह से प्रतीक पुरुष के रूप में निराला दिखाई देते हैं। आस्था और रचना में एक तानता पाई जाती है। सारी कलाएं कवि राजे ने रखवाली की के संदर्भ में बोलते हैं कि सारी आस्थाएं सुविधाजीवी वर्ग के लिए रची गई। राजा क्या था? सुविधाजीवी था। जनसाधारण को लेकर के यहां कोई कविता नहीं करता। तुलसीदास हो या कोई भी, कालिदास हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, संस्कृति के अनुशासन अपने मनोरंजन के लिए हुआ करते हैं। संस्कृति हो या धर्म, ये सुविधाजीवी वर्ग जो होता है अपने मनोरंजन के लिए साधन जुटाता है। कवि, लेखक, पूरे इतिहासकार राजा के लिए प्रतिबद्ध थे, जनसाधारण के प्रति नहीं। इसलिए उस राजा को लेकर के राजा ने अपनी रखवाली की। कैसे? कविता खुद ब खुद बयां करती है, लेकिन चाहे वो भारतीय वर्ण व्यवस्था क्यों न हो, राजशाही, फौज पाटा, ये क्या था? राजा की रक्षा के लिए था। यहां तक कि राजा पर अगर हमला हुआ तो राजा जमीन पर क्यों रहे? इसलिए पहाड़ी पर जाकर के किला बनाता है। पहाड़ी पर भी अगर आक्रमण हो जाए तब वो सुरंग बनाता है और महल से सीधे सुरंग मार्ग से जंगल पहुंच जाएगा और अपना आप का बचाव करेगा। और भारतीय वर्ण व्यवस्था किसका बचाव करती है? अंततः ब्राह्मण वर्ग का, ब्राह्मणी संस्कृति का। और ब्राह्मणी संस्कृति मिलकर के किसका पालन पोषण करेगी? राजा। पढ़े लिखे विद्वान, वेद पुराण उपनिषद ये भी घूम फिर करके राजा का मनोरंजन करेंगे या राजा के पक्ष तर्क देंगे। धर्म राजा का सहारा क्यों लेता है? कथित धार्मिक, क्योंकि वो राजा उनका पोषण करते हैं और वो राजा का पोषण करते हैं, राज तिलक करते हैं। अल्पमत ने, दूधनाथ सिंह कहते हैं कि अल्पमत में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए धर्म, संस्कृति, राष्ट्र आदि का निर्माण किया और इनमें घूम फिर करके गोल गोल बातें की, अमूर्त बातें की, आध्यात्म की बातें की, दर्शन की बातें की। ये सारी घूम करके अंततः राजा के पक्ष में होकर खड़ी होती है। उन सैनिकों की कुर्बानी से अंततः जो पीठ नहीं दिखाएगा वो स्वर्ग जाएगा, ये भावना इस कदर भरी गई ताकि वो राजा की सुरक्षा, राजा सुरक्षित रह सके, वो बलिदान होते रहे। ये बात राजा ने रखवाली की में उभर करके आती है। अल्पमत ने अपनी सुरक्षा के लिए सारे उपकरण किए। सभ्यता ने हर बार जनसाधारण को दगा दी है। जब भी महान व्यक्ति हुए उनको भी अपने पक्ष में खड़ा कर लिया। बुद्ध को भगवान घोषित कर दिया,
जबकि वो भगवानवाद के, ईश्वरवाद के पक्ष में कतई नहीं बोलते, तो भी उन्हें ईश्वर कह दिया जाता है, भगवान कह दिया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया है ऐसे अल्पसंख्यक उन सुविधाजीवियों को, उन राजाओं को कटघरा बना करके, किला बना करके सुरक्षित हो जाते हैं। वो इस तरह से यूं कर सकते हैं कि धर्म और संस्कृति ने ऐसा गोलमोल भंवरजाल फेंका है, कला के नाम पर, धर्म के नाम पर, नैतिकता और राष्ट्र के नाम पर। भोली भाली जनता इसमें, इस व्यामोह में तब भी ठगी जा रही है, आज भी ठगी जा रही है। वोट धर्म के नाम पर, वोट राम के नाम पर क्यों कर? जनता नहीं समझती, जनता इतनी भोली है कि भटका भी मार जाती। वोट, विकास, महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दों पर लोकतंत्र टिका ही इसी पर है। लोकशाही लोक के हित में होनी चाहिए, लोक की बात की जाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1930-35 में ये बात लिख रहे हैं, राजा को लेकर के लिख रहे हैं। जो लोकतंत्र के जो राजा बने हुए वहां भी सटीक मार कर रहे हैं, और दूधना सिंह इसका विश्लेषण कर रहे हैं बेबाकी के साथ। तो भोली भाली जनता तभी और आज भी लगातार ठगी जा रही है। इतिहास के मर्म पर उंगली रखते हैं निराला और विश्लेषण करते हुए दूधना सिंह। जनसाधारण का बीड़ा उठाना, कला की मुक्ति की बात करते हैं। कला वो नहीं, अलंकार और रस आदि में बातें लिखी जाए, छंद में बात लिखी जाए, इसलिए छंद मुक्त की बात करते हैं। नई कविता छंद मुक्त कविता है। गद्य पद्य के पैरेलल क्यों चला और आज पद्य की स्थिति क्या है? गद्य, कहानी और उपन्यास जनसाधारण की बात कर, जनसाधारण नायक बन रहे हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि निराला की संशय रहित ऐतिहासिक दृष्टि रही। दूधना सिंह ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि हजारों साल बाद ऐसा कभी पैदा हुआ है जिसकी संशय रहित ऐतिहासिक दृष्टि थी, संशय मुक्त थे, जो धर्म और संस्कृति पर का विश्लेषण करते हुए राजे ने रखवाली की सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और उसको सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्र, धर्म और संस्कृति भी, ये सभ्यता भी, ये कलाएं भी उसी के पक्ष में, उसी का मनोरंजन करती। इसलिए नृत्यागार वहां, राजनर्त की वहां, गायक वहां, नवरत्न वहां, जनता के लिए कोई नहीं था। बिहारी राजकवि, पूरा रीतिकार, मध्यकाल के कुछ संत कवियों को छोड़ दें जो जन सामान्य की बात कर सके, तो वैचारिक ठोस जमीन से जनता का सवाल उठाने वाले निराला ऐसे कवि है, क्योंकि सभ्यता, संस्कृति की रचना सुरक्षा वर्ग विशेष के लिए थी। सारी ब्राह्मण संस्कृति, दर्शन, वेदांत, कवित्व इत्यादि सभी राज्य की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद कटिबद्ध होते, जनसाधारण के लिए नहीं। भारतीय मेधा भी स्वार्थ में, भारतीय मेधा का किस तरह से स्वार्थपूर्ण उपयोग किया गया, भारतीय समाज की इसी पुनरावृत्ति को के खतरे से परिचित थे। इस बनावट पर प्रहार करते हैं निराला। आप ही जातीय काव्य रचना कालिदास से लेकर के रविंद्रनाथ तक जारी रही, राज्य के किले को मजबूत करने वाली रही।
कविता और कला के अभिजात्य की परंपरा को तोड़कर लोग भूमि पर नियोजित होते हैं। अब तक साहित्य द्विज संस्कृति की देन रहा और द्विज संस्कृति में ब्राह्मणवाद का पक्ष रखा। यहाँ तक कि राजे ने उनका पोषण किया, उन्होंने राजा का पोषण किया। राजे के किले सिर्फ ईंट गारों से नहीं, ईंट चूनों से नहीं, इस संस्कृति से, धर्म से और वेद पुराणों से और काव्य से, कलाओं से बने। ये बात कबीर ने बुद्ध से लेकर के, कबीर ने थोड़ा सा, तुलसी ने कुछ और संतों ने मिलकर के वो काम किया जो आगे आकर के सीधे सपाट शब्दों में निराला बोलते हैं। राजे ने रखवाली की, आश्रयदाताओं को मनोरंजन करना और उसकी रक्षा करना। भारतीय इतिहास की इस नुक्ते पर वो पकड़ रखते हैं। काव्य मुक्ति का आह्वान इस अर्थ में निराला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये व्यक्तिगत खतरा भी है और जनसाधारण के साथ होना प्रतिपक्ष का साहित्य रचना है। किस तरह से निराला लिख सके, दुखी भाई को देख हृदय में दुख की छांव पड़ना, ऐसा कभी है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ऐसी कविता करने वाला राजे ने रखवाली की नब्ज पर उंगली रखने वाले के साथ क्या होने वाला है। नतीजा क्या हुआ, ऐसे में कवि की जगह क्या होगी। तो कवि खुद चिंतन करता हुआ कह गया है कि उसकी समाज में, देश में ऐसे लोग विरोध करने वाले, समाज वाले भी विरोध करने वाले, ऐसे जो सवाल करेंगे, और इस तरह के सवाल को लेकर के अधिकांश कविता इनकी देखी जा सकती है। इस तरह से हम कहते हैं कि सवाल जो उठाता है, जो संस्कृति पर, सभ्यता पर, राज्य ने रखवाली की पर, ऐसा कवि ऐसे लोगों के सीधे निशाने पर होता है। इसलिए निराला का स्थान क्या रहा, कितना सम्मान मिला समाज के द्वारा। ये तो तुलसीदास के लिए भी कहा जाता है कि तुलसीदास का भी विरोध करने वाले काशी के पंडित पुजारी थे। आज उनके रामचरितमानस का गृह प्रवेश करते हुए भी पाठ किया जाता है, लेकिन उस समाज में उनको कतई तवज्जो इसलिए नहीं दी कि पंडित पुजारियों की रोजी रोटी मारी जा रही थी। तो अगली कड़ी में हम वह तोड़ती पत्थर कविता पढ़ने वाले हैं और उसका विश्लेषण करने वाले हैं। इसके पहले कि मैं ये राजे ने रखवाली की इस अर्थ में कितनी महत्वपूर्ण है कि आज के दौर को भी ये कविता आपको समझाने का प्रयास करती है। इसलिए मुझे लगा कि इस कविता पर हम पहले बात कर लें, ताकि हम उस कविता की समकालीनता समझ सकें। कवि किस अर्थ में कभी भी आउटडेटेड नहीं होते, बल्कि उनकी बात, जैसे मुझे याद आती है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी टके टका अंधेर नगरी चौपट राजा, टका बरसाजी, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक आपातकाल में भी बैन लगता है। तो अंग्रेजों के दौरान भी उसे जनता को जगाने वाला कह करके प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जो आपातकाल लगने पर इंदिरा गांधी के द्वारा भी उस पर बैन लगा दिया जाता है, क्योंकि वो सीधा इशारा करता है कि जहां पर अंधेर नगरी राजा जितना मूर्ख दिखाया गया है और राजा अपने स्वार्थ के लिए चलता है, तो वो जनता के लिए यही कहा जा सकता है। धन्यवाद।